जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, क्या आपने भी अभी 12th पास किया है और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स की कुछ ऐसी मिस्टेक के बारे में मैं बताने वाला हूँ, जिस मिस्टेक की वजह से वो चाहे कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले, लास्ट में उनका रिज़ल्ट बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है और लास्ट में उनको रिज़ल्ट के रूप में सिर्फ रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ता है। तो प्यारे साथियों, अगर आपने अभी 12th पास किया है और इस फील्ड में आना चाहते हो, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहो। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की फील्ड में आने से पहले सबसे पहले आपको एक बेस्ट गाइडेंस की आवश्यकता होती है। एक सही रास्ता चुनना होता है। अगर आपने एक सही रास्ता, एक बेस्ट गाइडेंस को चुन लिया, तो बहुत ही जल्द आपका सिलेक्शन हो जाता है। नहीं तो आपको 2, 3, 4 साल ऐसे ही प्रिपरेशन के दौरान ही निकल जाएगा। लास्ट में आपको रिजल्ट के रूप में सिर्फ रिजेक्शन ही मिलता है, सिलेक्शन नहीं मिलता है। तो आज का वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी 12th पास किया है और वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भटकना नहीं पड़े, बहुत ही जल्द आपका सिलेक्शन हो जाए और बहुत ही कम टाइम में हो जाए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक को कवर करने वाला हूं और ये सारे बच्चों का डाउट था, बहुत सारे बच्चे का ये डाउट था कि 12th के बाद में बेस्ट गवर्नमेंट जॉब कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी चीज़ों को लिख रखा है और इसको समझते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं बेस्ट गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 12th, यानी कि 12th के बाद में ऐसे कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब है जिसके लिए आप एलिजिबल हो और जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ हम इसमें बात करेंगे कि उसमें सैलरी क्या मिलती है और उसका सिलेबस क्या है। आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर, हम कैसे तैयारी करें, एंड उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस, आप अपने सिलेबस को किस तरीके से अच्छे से कंप्लीट करें ताकि पेपर में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। उसके अलावा हम इसमें बात करेंगे सेल्फ स्टडी वर्सेस टीचर, आपको तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, अपने आप से बुक से पढ़नी चाहिए या फिर किसी टीचर की सहायता से पढ़नी चाहिए, किसी टीचर का बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ध्यान से बताने वाला हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे टॉपर्स माइंडसेट की, कि जो टॉपर होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले जो टॉपर होते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है ड्यूरिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन, एंड उसके बाद में जब वो एग्ज़ाम देते हैं तब उनका माइंडसेट किस तरीके का होता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ कॉमन मिस्टेक जो हर न्यू एस्पिरेंट करता है, आप कैसे उन सभी मिस्टेक को करने से बच सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अगर आपको इस वीडियो को समझने के बाद में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का डाउट अगर होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई देने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 12, यानी कि अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आखिर वो कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके सामने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले आफ्टर 12th कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एसएससी की, फिर बात करेंगे रेलवे की, एंड उसके बाद हम बात करेंगे डिफेंस एग्ज़ाम्स की। मेनली जो हमारे देश में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम करते हैं, वो इन्हीं 3 ऐसे विभाग है जिनके थ्रू उनका सिलेक्शन होता है। यही 3 ऐसे कमीशन है जिनके थ्रू आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हैं। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एसएससी की। और एसएससी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर साल लगातार, भले ही थोड़ी सी ही वैकेंसी हो, लेकिन लगातार वैकेंसी निकालता है और इसमें हर साल लाखों स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है जो अच्छे से तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं कि आखिर एसएससी जो कमीशन है वो कौन कौन से एग्ज़ाम लेता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी के बारे में ही। तो एसएससी, जिसका पूरा नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, और इसके थ्रू हर साल अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पर वैकेंसियाँ निकलती है और बच्चे उसमें अप्लाई करते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। तो आइए बात करते हैं कि आप 12th बेस पर एसएससी में आखिर किन किन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी एमटीएस की। आप यहाँ पर देख सकते हैं एमटीएस मीन्स मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें क्या होता है कि जितने भी भारत सरकार के मंत्रालय हैं, उन सभी मंत्रालयों में आप एज ए मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में सेलेक्ट होते हैं। और इसका एग्ज़ाम आप सिर्फ 10th पास पर भी दे सकते हैं। इसके लिए सिर्फ 10th पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। उसके बाद में आता है एसएससी सीएचएसएल। इसका पूरा नाम होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। अगर आपने 12th पास किया है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।
और इसका भी काम वही है जो एसएससी एमटीएस का है, यानी कि एसएससी एमटीएस 10th बेस का एग्ज़ाम है और एसएससी सीएचएसएल 12th बेस का एग्ज़ाम है। डिफरेंस इतना है कि जो सीएचएसएल में लोग होते हैं वो थोड़ा सा एसएससी एमटीएस के कंपेरिजन में थोड़ा सा अपर लेवल के अधिकारी होते हैं। ओके भाई, आगे बात करते हैं हम एसएससी जीडी के बारे में। तो एसएससी का एक बहुत ही फेमस एग्ज़ाम है एसएससी जीडी। एसएससी जीडी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी चाह लगभग हर युवा रखता है। इसमें जाना हर युवा का सपना होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? एसएससी जीडी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आप भारत सरकार की सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्स जो सीएपीएफ होता है, जैसे कि बीएसएफ का नाम आपने सुना होगा, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, तो इन सभी में आप एज ए कांस्टेबल एसएससी जीडी एग्ज़ाम के थ्रू, और सिर्फ 10th पास पर एग्ज़ाम होता है और इसके बाद आप सीधा एसएससी जीडी के थ्रू सीएपीएफ में आप जा सकते हो। तो यह एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम होता है और एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है उन सभी के लिए जो सिर्फ 10th पास है और वो डिफेंस में सेवा देना चाहते हैं। उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी रखता है एसएससी जीडी। उसके बाद में हम बात करते हैं एक बहुत ही प्रीशियस और बहुत ही शानदार जॉब के बारे में, जो है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस मेनली 3 और 4 तरीके की वैकेंसी लेकर आता है और ये सारा का सारा, भले ही नाम इसका दिल्ली पुलिस है, लेकिन ये एसएससी के थ्रू निकलता है और ये सभी के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है दिल्ली पुलिस। और इसमें सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th चाहिए होता है। और इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो होता है 12th पास। अगर आपने 12th पास किया किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वहीं बात करते हैं दिल्ली पुलिस HCM, इट मीन्स दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर। इसमें भी आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास चाहिए। और एक होता है दिल्ली पुलिस AWTPO, यानी कि ये भी एक दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है। ये कांस्टेबल से थोड़ा सा ऊपर रैंक के लोग होते हैं जो AWTPO और HCM वाले लोग होते हैं। तो आपने समझ लिया कि एसएससी में 12th पास पर मेनली इन्हीं सभी के लिए आप एलिजिबल हो और इसके एग्ज़ाम दे सकते हो। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में कि आखिर इसका सिलेबस क्या होता है और आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। साथ ही साथ मैं बात करूंगा कि आखिर आप एक साथ इन सभी एग्ज़ाम को किस तरीके से टारगेट कर सकते हो, कैसे इन सभी एग्ज़ाम के लिए कंबाइंड पढ़ सकते हो। तो इन सभी के बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ। अगर आपको इनमें से किसी भी एक डिपार्टमेंट के बारे में या फिर किसी भी एक वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। ओके भाई, अब बात करते हैं रेलवे की। रेलवे का जो एग्ज़ाम लेता है उस डिपार्टमेंट का नाम है RRB। RRB एक कमीशन है जिसे हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कहते हैं और उसी बोर्ड के थ्रू रेलवे में सभी एग्ज़ाम्स में भर्तियाँ होती है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ 12th है तो आपके लिए रेलवे में कौन कौन सी वैकेंसी हैं। सबसे पहले आता है रेलवे ग्रुप डी, जिसे आज हम लेवल 1 के नाम से जानते हैं। अब जो इसका वैकेंसी आता है ग्रुप डी के नाम से नहीं आता है, लेवल 1 के नाम से आता है। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास चाहिए होता है। अगर आपने सिर्फ 10th पास किया है किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्ट्रीम से, तो आप ग्रुप डी के लिए एलिजिबल हो, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और भारत में काफ़ी सारे बच्चे इस वैकेंसी का आस रखते हैं और काफ़ी सारे बच्चे इसकी तैयारी भी करते हैं। लगभग करोड़ों में इसका फॉर्म भरा जाता है, बहुत ही अच्छा खासा इसमें कंपटीशन होता है। सिर्फ 10th पास की वैकेंसी है। उसके बाद आता है NTPC की भर्तियाँ। NTPC मीन्स नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसका पूरा नाम होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसके थ्रू भी आप रेलवे में कर्मचारी बन सकते हो और ये भी एक अच्छा वैकेंसी है। जैसे कि आपने TT या TTC का नाम सुना होगा, जो भी रेलवे में होते हैं, ट्रेन में जो टिकट चेक करते हैं, उन सभी की भर्तियाँ इसी NTPC के थ्रू ही होती है। वहीं बात करते हैं ALP और टेक्नीशियन। ये दोनों भर्तियाँ ऐसी है जिसमें आपको 12th क्वालिफिकेशन ही चलता है, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास में कोई भी टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास में ITI या फिर पॉलिटेक्निक आपने किया है, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। वहीं बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की। तो डिफेंस में हम बात करते हैं अग्निवीर आर्मी, अग्निवीर नेवी और अग्निवीर एयरफोर्स की। तो इसके लिए भी आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ 12th ही चाहिए। उसके बाद में एक सबसे अच्छी जॉब जो सेना में सीधे आप बड़े अधिकारी बनते हैं, उसके लिए भी 12th बेस पर ही एक एग्ज़ाम होता है और इसका एग्ज़ाम UPSC कराता है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इसका एग्ज़ाम कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये एग्ज़ाम है NDA का एग्ज़ाम और इसके थ्रू आप सेना में यानी कि आर्मी में सीधे बहुत बड़े अधिकारी लेवल पर चयन होता है आपका। और ये भी एग्ज़ाम सिर्फ 12th बेस पर ही होता है।
उसके बाद में हम बात करते हैं स्टेट पुलिस का। आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, यूपी से हो, राजस्थान से हो, बिहार से हो, मध्य प्रदेश से हो, कहीं से भी हो, उन सभी स्टेट में स्टेट पुलिस होता है। और जितने भी स्टेट पुलिस होता है उन सभी स्टेट पुलिस में जो उनका सिलेक्शन होता है और उसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th ही रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर आपने 12th किया है और किसी भी स्टेट से हो तो आप अपने स्टेट के पुलिस में लग सकते हो एज अ कांस्टेबल। तो मैंने समझ लिया कि यहाँ पर जितने भी सारे एग्ज़ाम लिखा है सभी एग्ज़ाम के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास होता है। तो आपने समझ लिया कि आप किस किस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। अगर आपको इसमें से किसी भी एक एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। आइए आगे समझते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल। अब हम समझते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दीज एग्ज़ाम। इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस फॉर ऑल एग्ज़ाम। जितने भी हमने एग्ज़ाम के बारे में नीचे बात किया इसके पहले वाले स्लाइड पर, यहाँ पर उन सभी एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप इसको देख सकते हैं। एक एक करके समझते हैं सभी को। सबसे पहले यहाँ पर एसएससी का है, फिर यहाँ रेलवे का है और उसके बाद में डिफेंस का है। एसएससी की बात करता हूँ तो एसएससी में मेनली 4 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस एंड आपका जो हिंदी और इंग्लिश है। तो मेनली 4 ही सब्जेक्ट होते हैं एसएससी में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं रेलवे की। तो रेलवे में मेनली इन्हीं 3 ही चीज़ को पढ़ना होता है, मैथ, रीजनिंग और जीके एंड साइंस। ये हमारे 3 सब्जेक्ट रेलवे के लिए हो गए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाता है। उसके बाद है डिफेंस। डिफेंस में आर्मी अग्निवीर, नेवी अग्निवीर और एयरफोर्स अग्निवीर जो भी है उसमें, तो उसके लिए भी जो सिलेबस है उसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड साइंस और उसके बाद में इंग्लिश होता है। तो मेनली यही सब्जेक्ट है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है समझने वाला, कि इन सभी में जो आप देख रहे हैं लगभग इसका सिलेबस सभी का कॉमन है। यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आफ्टर 12th है उन सभी का सिलेबस लगभग कॉमन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी में मेनली मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस और एक हिंदी और इंग्लिश, इन्हीं सभी को पढ़ना होता है। अब आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं इसके बारे में कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्ज़ाम। एनी एग्ज़ाम यानी कि किसी भी एग्ज़ाम के बारे में आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को लेकर किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि अब सपोज़ कीजिए कि आपने किसी भी एग्ज़ाम को लेकर अपना टारगेट बना लिया कि मुझे इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है। तो अब आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट योर सिलेबस, बहुत ही अच्छे से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। प्यारे साथियों, आज के टाइम पर ऐसा नहीं है कि आप टूटे-फूटे थोड़े बहुत पढ़कर आप चाहते हैं कि मैं पेपर क्लियर कर लूँ तो कर सकूँ, क्योंकि ऐसा करना आज के टाइम पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी। तो अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम को निकालना है तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना होगा। तो पहला स्टेप क्या है, कंप्लीट योर सिलेबस, उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे कि इसको किस तरीके से कंप्लीट करना है, टीचर से पढ़ना है या बुक से पढ़ना है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। लेकिन पहले समझते हैं कि हम कैसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है कंप्लीट योर सिलेबस। दूसरे स्टेप में अपने सिलेबस को, ये नहीं कि बस किसी टीचर से पढ़ लिए तो पढ़ लिए, उसका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी करना है। सिलेबस कंप्लीट तभी होगा जब आपने उसका प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाया एंड देन उसका प्रॉपर रिवीजन किया। तो दूसरे स्टेप में उसका प्रॉपर रिवीजन करना है। उसके बाद में आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम का कम से कम 3 से 4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि PYQ क्वेश्चन आपको लगाना है। आप किसी बुक से लगा सकते हैं या फिर किसी टीचर द्वारा दिए गए PDF वगैरह से आप लगा सकते हैं। तो ये लगाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको लगाना ही होगा अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। उसके बाद में चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मॉक टेस्ट, जो दिखाता है कि आप तैयारी में कहाँ तक चल रहे हो, आपकी तैयारी कहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है, आप सिलेक्शन लेने के कितने दावेदार हो। ये चौथा स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस चौथे स्टेप यानी कि मॉक टेस्ट को तब लगाना है जब आपका सिलेबस लगभग 50% तक कंप्लीट हो जाए। जैसे ही आपका सिलेबस 50% तक कंप्लीट हो जाता है तब आपको इस
पूरे मॉक टेस्ट को देना है। मॉक टेस्ट क्या करता है कि आपको दिखाता है कि कितने क्वेश्चन पेपर में आते हैं और उस टाइम ड्यूरेशन में आपको पेपर को सोल्व करना होता है। मॉक टेस्ट एग्ज़ाम की तैयारी का आईना होता है, इसको देना ही पड़ता है किसी भी एस्पिरेंट को सिलेक्शन लेने से पहले। तो मेनली इन 4 स्टेप से अगर कोई भी एस्पिरेंट तैयारी कर लेता है तो उसका फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अभी लाइक कर सकते हैं। कोई अगर डाउट है तो नीचे कमेंट भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस फॉर ऑल। जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए आप अपने सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर आपके पास 2 रास्ते हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का। सबसे जो पहला स्टेप है वो है सेल्फ स्टडी एंड बुक्स। आपके पास मार्केट में जाइए, किताब खरीदिए और वहाँ से पढ़ाई कीजिए, यह एक पहला तरीका है। और दूसरा तरीका है कोचिंग एंड टीचर। अब इनमें बेस्ट क्या है? अगर आपने 12th पास किया है और आप अभी अभी कंपटीशन के लाइन में आए हो तो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट है, जहाँ से आपका टाइम भी बचेगा, आपका एफर्ट भी बचेगा और सिलेक्शन होने की ज़्यादा संभावना भी हो जाएगा, वो है ऑनलाइन कोचिंग एंड टीचर। ऑनलाइन ही क्यों? क्योंकि आगे हम इसके बारे में बात करेंगे कि ऑनलाइन ही क्यों आपको पढ़ना चाहिए और ऑनलाइन बेस्ट होता है कि नहीं होता है, हम इसके बारे में भी आगे बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको किसी कोचिंग या टीचर की सहायता से ही अपनी पूरी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आइए समझते हैं आगे। टीचर बेस्ट क्यों होता है? टीचर बेस्ट इसलिए होता है मेरे प्यारे भाई कि एक तो टीचर के पास में एक्सपीरियंस है, कई साल से टीचर पढ़ा रहे हैं उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, उन्होंने कई सारे बुक्स को भी पढ़ रखा है। एज ए एस्पिरेंट आप जब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपके पास में इतना टाइम नहीं होता है कि आप मार्केट की अलग अलग किताब को पढ़ो, उस पर रिसर्च करो। लेकिन टीचर का वही काम है और टीचर वही करते हैं जिससे उनका नॉलेज बहुत ही अच्छा होता है और उनके पास में एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो आपको अच्छे से पढ़ा पाते हैं और आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम निकाल पाते हो। तो टीचर इसलिए भी बेस्ट है। और एक और बात क्या है कि इसमें क्या है कि आपको आज के टाइम पर देश के किसी भी बड़े या अच्छे टीचर से पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास फ़ोन है और एक उसमें इंटरनेट है तो आप घर बैठे आप देश के बड़े से बड़े टीचर से पढ़ सकते हैं, जहाँ से भी आपको पढ़ना है। और एक और बात क्या है इसमें कि फ़ी जो कि पहले बहुत ज़्यादा लगता था, आज के टाइम पर फ़ी बहुत ही इसमें कम लग रहा है। आप मिनिमम फ़ी में बहुत ही अच्छा तैयारी कर सकते हो। तो कोचिंग और टीचर इसलिए भी आज के टाइम पर अच्छे हैं और आपको उन्हीं के साथ में जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि चेक योर प्रिपरेशन राइट और रॉन्ग। अब सपोज़ कीजिए कि आपने किसी टीचर का बैच ले लिया, आपने पढ़ाई शुरू कर दिया, तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं? तो इसको चेक करने का एक सबसे सिंपल और सबसे आसान रास्ता है यूज़ PYQ बुक्स चैप्टर वाइज। अब सपोज़ कीजिए आपने मैथ्स का कोई भी टॉपिक है, जैसे कि परसेंटेज है, आपने परसेंटेज को पढ़ा, तो परसेंटेज को पढ़ने के बाद में आपके पास में कोई भी बुक होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, आप जाइए और उस पर्टिकुलर बुक से परसेंटेज का जो पिछले वर्ष में किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को लगा के देखिए। आपने जो कंसेप्ट पढ़ा उस कंसेप्ट के बेस पर अगर आप उस क्वेश्चन को लगा पा रहे हो, यानी कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। और तैयारी करने का यही सही तरीका होता है, किसी भी टीचर से पढ़िए और उसको पढ़ने के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं इट मीन्स कि आपकी तैयारी बहुत ही सही डायरेक्शन में जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि टॉपर का माइंडसेट क्या होता है। प्यारे साथियों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रकार की तैयारी से रिलेटेड अगर आपके पास में कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आगे बात करते हैं टॉपर माइंडसेट की, कि जो टॉपर होते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, आखिर उनका माइंडसेट क्या होता है, वो किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। टॉपर माइंडसेट में सबसे पहले हम बात करते हैं, जो टॉपर होते हैं वो डेली रिवीजन करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिए और उसको कल के लिए छोड़ दिया, फिर जो कल पढ़ा उसको परसों के लिए, अगले दिन के लिए छोड़ दिया, ऐसा टॉपर नहीं करते हैं। जो भी टॉपर होते हैं वो जिस दिन पढ़ेंगे शाम को रिवीजन करेंगे और क्लास में जाने से पहले भी उसका रिवीजन करते हैं, कम से कम 2 बार। जो टॉपर होते हैं अगले क्लास में जाने से पहले पिछले क्लास का 2 बार रिवीजन करके जाते हैं। टॉपर माइंडसेट में जो नंबर 2 पर आता है मेक प्रॉपरली नोट्स। प्रॉपर नोट्स बनाते हैं जो भी टॉपर होते हैं। वो ये नहीं कि आज के टाइम पर बहुत सारे बच्चे PDF के भरोसे बैठे होते हैं, तो टॉपर ऐसा नहीं करते हैं कि सिर्फ PDF ही पढ़े जा रहे हैं, वो प्रॉपर उसका नोट्स भी बनाते हैं और नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरे पर
प्रिपरेशन विथ PYQ। ये नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे हो, टीचर ने जो पढ़ा दिया पढ़ लिया, अपने से कुछ भी नहीं करना है। आप जाइए, जो भी आपने कंसेप्ट सीखा उसके बेस पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लगाइए, और उसके साथ में देखिए कि मैं कहाँ पर अभी स्टैंड कर रहा हूँ, मेरी तैयारी कितनी हो चुकी है। अगली बात है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जो टॉपर होते हैं वो उनको पता होता है कि मेरी क्या कमी है। अब सपोज़ कीजिए कि आप अभी नए नए कंपटीशन में आए हो, और अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप उस पर काम कीजिए। अगर आपका GS सही है तो GS को थोड़ा सा कम टाइम दीजिए, उस टाइम को निकाल कर आप अपने मैथ्स को दीजिए। अपने वीकनेस को और अपने स्ट्रेंथ को समझना है। अगली बात है कंसिस्टेंसी। बहुत सारे बच्चे जोश जोश में तैयारी शुरू तो कर देते हैं, लेकिन वो बहुत दिन तक लगातार तैयारी को कंटिन्यूसली नहीं चला पाते हैं। बीच बीच में कभी भटक जाते हैं, कभी कुछ और करेंगे, कभी कुछ और करेंगे। ऐसा सिलेक्शन नहीं होता है। आपको प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ में तैयारी करना होगा। भले ही आप थोड़े कम पढ़ लो, 2 घंटे कम पढ़ लो, लेकिन आपको लगातार पढ़ना होगा। तो ये रहे कुछ टॉपर के माइंडसेट। अगर आप भी इनको फॉलो करते हैं तो आप भी टॉपर की लिस्ट में आ सकते हो। टॉपर कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है बनना, बस ये है कि आपको इन सभी चीज़ को फॉलो करना होगा। जो टॉपर फॉलो करते हैं उसको आप फॉलो कीजिएगा तो आप भी टॉपर बन सकते हो। आगे बात करते हैं हम कि कुछ कॉमन मिस्टेक जो हर न्यू एस्पिरेंट करता है, और आप इस वीडियो को देखकर उनको करने से प्लीज़ बच जाइएगा। सबसे बड़ी बात है बुक कलेक्शन। जो भी एस्पिरेंट नया नया तैयारी करने आते हैं उनको बहुत शौक होता है बुक खरीदने का। कभी ये बुक कभी वो बुक खरीद लेंगे, पढ़ेंगे नहीं, बस उसको अपने टेबल पर सजा कर रखेंगे। लेकिन प्यारे भाई, आपको ऐसा नहीं करना है। आपने जहाँ से भी पढ़ाई किया है, जिस भी टीचर से आप पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ से उस प्रॉपर नोट्स को रिवाइज़ करो। अपने द्वारा बनाए गए नोट्स और कुछ लिमिटेड बुक से ही पढ़ाई करो। बहुत ज़्यादा बुक के पीछे नहीं भागना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस। आज के टाइम पर जो बच्चों में सबसे ज़्यादा कमी है कि उनका दिमाग स्टेबल नहीं हो पाता है। सोशल मीडिया ने उनको एक ऐसी एडिक्शन दे दिया है जहाँ पर वो हमेशा 2 घंटे पढ़ेंगे या 1 घंटे पढ़ेंगे, और उसके बाद में 2-3 घंटे लगेंगे रील देखने के लिए। तो आपको इन सभी से बचना है। रील देखने से बचना है, बिना वजह का फ़ोन चलाने से बचना है, सोशल मीडिया पर बेवजह टाइम पास करना, पोस्ट करने से बचना है। अगली बात है आपको चेंज टीचर। ये एक बहुत सारे बच्चों में मैं देखा हूँ कि आज इस टीचर से पढ़ लेंगे, कल उससे पढ़ेंगे, परसों उससे पढ़ेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको किसी एक टीचर को चूज़ करना है, जहाँ से भी आपको समझ में आता है वहाँ से उस टीचर का वीडियो देखना है और उसको समझना है, और वहाँ से अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। टीचर चेंज नहीं करना है। सभी टीचर अपने आप में बेस्ट होते हैं, सभी का पढ़ाने का तरीका बेस्ट होता है। ये देखना है कि आपको कहाँ से समझ में आ रहा है। जहाँ से आपको समझ में आए वहाँ से उसको पढ़ना है। अगली बात है यूट्यूब मैराथन। जैसे ही कोई एग्ज़ाम आता है, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं जो कि मैराथन लेकर आते हैं, और वो अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ उनके लिए है जो पहले से एक बार चीज़ों को पढ़ चुके हैं। मैराथन से सिर्फ आप रिवीजन कर सकते हैं, कुछ सीख नहीं सकते हैं। तो शुरुआती दौर में अगर आपने 12th पास करने के बाद में इस कंपटीशन के लाइन में आए हो, तो आपको इन मैराथन क्लासेस के पीछे नहीं भागना है। आपको अपने पहले थ्योरी को पूरा कंप्लीट करना है, पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में आप इन मैराथन के पास आइएगा। कब? जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब। और उसके बाद में 5वें पर आता है वेटिंग फॉर एग्ज़ाम डेट। जैसे ही कोई एग्ज़ाम डेट आएगा तब बच्चे शुरुआत करते हैं प्रिपरेशन करने की, तब जाएंगे एग्ज़ाम की तैयारी करना। यह सबसे बड़ी गलती है। अगर आप भी ऐसा करते हैं कि जैसे ही एग्ज़ाम आया तब चलते हैं जगने और तब पढ़ाई शुरू करते हैं, तो मेरे भाई भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा। आपको एग्ज़ाम की डेट आने से पहले, यानी कि फॉर्म आने से पहले भी आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना होगा, क्योंकि आज के टाइम पर कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक है जिसको आपको करने से बचना होगा। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि अब सैलरी। अब सपोज़ कीजिए कि आपने अपना सब कुछ फॉलो कर लिया, सिलेक्शन भी ले लिया, तो अब आपको ये मन में डाउट होगा कि मुझको सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिख रखा है 7th पे कमीशन सैलरी डिटेल्स। अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट पर, अगर आप लेवल 1 की पोस्ट पर आप जाते हो, आपका सिलेक्शन होता है, तो उस लेवल 1 की पोस्ट को हम 1800 ग्रेड पे की पोस्ट बोलते हैं, और उसमें बेसिक सैलरी आपका लगभग 28,000 प्लस बनता है। वहीं बात करते हैं लेवल 2 की, जितनी भी जॉब्स है उसमें जो आपका बेसिक सैलरी बनता है लगभग 32,000 प्लस सैलरी बनता है। वहीं जो लेवल 3 की जॉब, जिसको कांस्टेबल लेवल भी बोलते हैं, इसमें आपका अगर सिलेक्शन होता है तो लगभग 40 से 42,000 के करीब में आपको सैलरी मिलती है। और वहीं जो हेड कांस्टेबल लेवल है, लेवल 4 जो 2400 ग्रेड पे की जॉब है, अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको लगभग 50,000 से प्लस में सैलरी मिलती है। तो ये रहा 12th पास बेस पर गवर्नमेंट जॉब की सैलरी। आप इसको ध्यान से देख सकते हो, और ये आपको एक मोटिवेशन का भी काम करेगा।
तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई सलाह होगा तो भी उसको बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।